आज के दिन म्यूचुअल फंड बाजार में कुल 8 एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं और उसमें से एक एनएफओ है डेट फंड का और 7 एनएफओ है इक्विटी फंड का और उन्हीं 7 इक्विटी फंड में से एक एनएफओ है कोटक का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड जिसकी चर्चा आज हम करेंगे और चर्चा के दौरान हम ये निर्णय लेंगे चर्चा के दौरान कि क्या हमें इस फंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए या हमें वेट एंड वॉच की स्थिति फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है थीमेटिक फंड है जो 10 जून 2024 को जिसका एनएफओ ओपन हुआ है और 24 जून 2024 को ये एनएफओ बंद हो जाएगा और ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इनका मिनिमम टारगेट जो है 10 करोड़ रुपए का फंड मोबिलाइज करने का है और यदि ये एनएफओ पीरियड में 10 करोड़ या उससे अधिक के फंड मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एनएफओ बंद होने के 5 दिनों के अंदर इसके यूनिट्स उनको अलॉट कर दिए जाएंगे जिन्होंने इस एनएफओ को सब्सक्राइब किया है और उसके 5 बिजनेस डे के बाद ये फंड फिर ओपन हो जाएगा फॉर एवरीबडी जहां की आप परचेज या रीपरचेज कर सकते हैं। यदि बात करें इसकी एंट्री लोड की, एंट्री लोड यहाँ नील है और एग्जिट लोड लगेंगे 1%। यदि आप एक वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट के एक वर्ष के अंदर 10% से अधिक का फंड रिडीम करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अदरवाइज एक साल के बाद कोई भी अमाउंट आप रिडीम करते हैं कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसकी बातें करें यदि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो या तो ये लमसम हो या एसआईपी हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है और उसके बाद भी आपको और इन्वेस्ट करने तो 1 रुपए के मल्टीपल में कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें एक मैंडेट दिया हुआ है नॉमिनेशन के बारे में जो सेबी के गाइडलाइंस में है कि आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा, किसी को नॉमिनी बनानी पड़ेगी और यदि आप चाहते हैं कि नॉमिनी किसी को न बनाए तो आपको नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके दो प्लान और दो ऑप्शन है हर म्यूचुअल फंड्स में होता है। प्लान में डायरेक्ट और रेगुलर और ऑप्शन में आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ हो जिसमें ग्रोथ जो है डिफॉल्ट ऑप्शन होगा। यदि डायरेक्ट रेगुलर और आईडीसीडब्ल्यू एंड ग्रोथ के बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टीआरआई है। अब यदि इनके एसेट एलोकेशन की बातें करें तो एसेट एलोकेशन में ये 80 to 100% जो एसेट्स जो आपने फंड दिए हैं वो इन्वेस्ट होंगे उस इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्पेशल सिचुएशन थीम पे आधारित होंगे। जनाब स्पेशल सिचुएशन थीम इसके बारे में बात करेंगे और 0 to 20% या तो दूसरे इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे या वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं 80 to 100% वो उन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जो बेस्ड होंगे स्पेशल सिचुएशन थीम पे और रिमेनिंग 0 to 20% या तो वो दूसरे इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे या वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि स्पेशल सिचुएशन थीम्स का मतलब क्या हो सकते हैं। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं फ्रेंड से बता दूं जो भी मैं स्पेशल सिचुएशन थीम या सिचुएशंस बता रहा हूँ इट इज नॉट द एग्जॉस्टिव वन, इट इज इलस्ट्रेटिव। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी कई थीम हो सकते हैं। वो सिचुएशन हो सकते हैं पॉलिसी चेंज हो, मर्जर एक्विजिशन हो, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो, मैनेजमेंट चेंज के कारण हो, डिमर्जर के कारण हो, पार्टली पेड शेयर के कारण हो, बायबैक के कारण हो। इसका मतलब सिंपल साफ शब्दों में कि ये सारे सिचुएशंस या इसके अलावा और भी कई सिचुएशंस हो सकते हैं। उस सिचुएशंस के कारण उस कंपनी में जो एडवांटेज मिलेगा उसको यदि फंड मैनेजर फाइनेंशियल विजडम यूज करके उसमें इन्वेस्ट करे तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रास्प क्योंकि ये सब डिपेंड करता है फंड मैनेजर के फाइनेंशियल विजडम पे कि फॉर एग्जांपल यदि पॉलिसी चेंज हुआ तो एक पर्टिकुलर कंपनी पे उसका असर या तो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको पहचानना तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रास्प एंड इट लीड्स टू अनसर्टेनिटी ऑल्सो। ये कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स है और इनएप्रोप्रिएट टू पोर्टफोलियो है। इसी के लिए स्पेशल सिचुएशन थीम को समझना, उसका इम्पैक्ट को समझना इट डिमांड्स
प्रोफेशनल एनालिसिस एंड प्रैक्टिस, सीधे साफ शब्दों में ये स्पेशल सिचुएशंस जो भी हमने जिक्र किया या इसके अलावा और भी जो स्पेशल सिचुएशंस होंगे, उस स्पेशल सिचुएशंस के कारण कोई पर्टिकुलर कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स बहुत डिफिकल्ट है ग्रास्प करना। ये अनसर्टेनिटी भी ये लीड करता है, कंफ्यूजिंग एंड कम्प्लेक्स है और इनएप्रोप्रिएट टू पोर्टफोलियो है। सो इट नीड्स प्रोफेशनल एनालिसिस एंड प्रैक्टिस। इसका मतलब यदि फाइनेंशियल विजडम इस फंड के फंड मैनेजर का जितना अधिक होगा, वो उतना बेहतर अपॉर्चुनिटी को इनकैश करा सकते हैं। अदरवाइज इट इज दुधारी तलवार, टू एज स्वॉर्ड है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हम कुछ स्पेशल सिचुएशंस की चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री में स्पेशल सिचुएशंस में कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया और कैसे एडवांटेज फंड मैनेजर ले सकते हैं। फिर सबसे पहला हम देखते हैं कि मार्च 2020 के आसपास डिफेंस सेक्टर के इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए और इंपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद यानी अप्रैल 2020 से लेकर मई 2024 तक का डेटा देखा गया, तो देखा गया कि निफ्टी इंडेक्स फंड में 68.4% का सीएजीआर मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल जिसको कहते हैं, इसमें 82.3% का सीएजीआर मिला और भेल में 70.6% का सीएजीआर मिला। इसका मतलब जब ये स्पेशल सिचुएशंस आए थे कि डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया गया और फंड मैनेजर ने यदि अपनी फाइनेंशियल विजडम का यूज किया होता और जिसने एचएल में, भेल में या और भी जो कंपनियां हैं डिफेंस की, उसमें यदि इन्वेस्ट किए होते तो उनका रिटर्न आज के दिन में काफी बेहतर होता। दूसरा एग्जांपल ऐसी पॉलिसी चेंज की कि रेरा का इम्प्लीमेंटेशन जो है ये अक्टूबर नवंबर 2016 के मार्च 2016 के आसपास आया था जब रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। और यदि हम देखें प्री रेरा और पोस्ट रेरा दोनों पीरियड के उसके परफॉर्मेंस की, तो हम देखते हैं कि दिसंबर 6 से लेके अप्रैल 2016 तक यानी करीब 9 साल कुछ महीनों 9 से 10 साल के बीच जो सीएजीआर था इट वाज -16.5%। जब रेरा इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद यानी मई 2016 से मई 2024 तक का इनका सीएजीआर 24.7% का ग्रोथ था। यानी जिस टाइम रेरा इंप्लीमेंट हुआ, फंड मैनेजर ने यदि इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया होता तो जिसने भी किया होगा उनको ये काफी अच्छे परफॉर्मेंस मिले होंगे। सो दिस इज स्पेशल सिचुएशंस। एक स्पेशल सिचुएशंस और बताता हूं, मर्जर एंड एक्विजिशन का। दो फार्मा कंपनी थी, लिंडे इंडिया लिमिटेड और पैलेक्सियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोनों का मर्जर हुआ अक्टूबर नवंबर 2019 के आसपास। और प्री मर्जर जो पोजीशन थी कैलेंडर ईयर 19 में, कॉन्ट्रैक्ट जॉब एक्सपेंसेस 0.8 बिलियन था, जो कैलेंडर ईयर 2023 है दिसंबर 2023 में ये नील होंगे। फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट प्री मर्जर इट वाज 1.8 बिलियन और पोस्ट मर्जर इट इज 1.3 बिलियन। और मार्केट कैप जो प्री मर्जर 58 बिलियन इंडियन करेंसी थी, वो बढ़कर 704 बिलियन इंडियन करेंसी हो गया। तो इससे जो सिनर्जी क्रिएट हुई, यदि किसी फंड मैनेजर ने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया होता तो शायद उनको अच्छे रिटर्न अवश्य मिले होंगे। अब बात करते हैं इनके फंड मैनेजर की। इनके फंड मैनेजर हैं देवेंद्र सिंघल, जिनको 22 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। कोटक महिंद्रा के साथ ये 15 वर्षों से है, हालांकि एज ए फंड मैनेजर ये केवल 8+ ईयर से है। इसका मतलब 6-7 साल जो और भी थे वो किसी और काम में हो सकता है, एनालिस्ट वगैरह कुछ हो, लेकिन फंड मैनेजर के रूप में ये 8+ ईयर से ही कोटक महिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं। और आज के दिन में ये 4 फंड को हैंडल कर रहे हैं। और यदि इनका परफॉर्मेंस की चर्चा करें विद रेस्पेक्टिव बेंचमार्क, तो हम देखते हैं 13.28 के अगेंस्ट इट इज 16.50%, 9.07% के अगेंस्ट 9.51%, 8.40% के अगेंस्ट इट इज 8.50% और 17.76% जो कि कोटक मल्टी कैप फंड का है, इसके अगेंस्ट इन्होंने 22.48% का परफॉर्मेंस या रिटर्न दिया है। ये देख के बेंचमार्क से भी कंपेयर कर हमें लगता है कि स्कीम का परफॉर्मेंस तो बेंचमार्क से बेहतर है। लेकिन जनाब, यदि हम बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को ही हम बेंचमार्क माने
तो हम एक्टिवली मैनेज फंड में क्यों जाएं? तो क्यों नहीं हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें यदि बेंचमार्क का रिटर्न मिल रहा है? सो ऑल्दो दिस परफॉर्मेंस इज नॉट ए बैड परफॉर्मेंस, बट यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसके आगे भी कुछ और देखना चाहते हैं जो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। अब यदि बात करते हैं हम कि ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड में आज के दिन में कितने फंड हैं, सॉरी, कितने फंड हैं? तो आज के दिन में 4 फंड हैं, हालांकि 4 नहीं, एक 5वां फंड सैमको का भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड का NFO आज से 1 आध महीने पहले आया हुआ था। तो कुल मिला के 5 फंड हैं, हालांकि जो कंसिडर करने वाले फंड हैं वो 4 ही हैं, जो कि 3 साल से अधिक पुराने हैं और 5 साल से पुराने के उसमें से केवल 2 फंड हैं। और यदि इसका परफॉर्मेंस हम उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क यानी निफ्टी 500 TRI से करें तो हम देखते हैं कि एबीएसएल का 19.26 के अगेंस्ट इट इज 18.8%, एक्सिस का ये 3 इयर्स का CAGR है, एक्सिस का 15.57 अगेंस्ट 19.26%। यहाँ दोनों में देखते हैं कि बेंचमार्क से इनका रिटर्न बेहतर नहीं है, जो कि हालांकि 3 साल से अधिक पुराने हैं लेकिन 5 साल से कम के हैं। और 2 फंड और है, फ्रैंकलिन और ICICI, जो कि 5 साल से अधिक पुराने फंड है और 3 साल का CAGR इनके 30.34 अगेंस्ट 19.26 एंड ICICI का इट इज 28.46 अगेंस्ट 19.26%, जो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है फॉर 3 इयर्स CAGR। और ये यही बातें यदि 5 इयर्स CAGR की करें तो 18.47% इज द बेंचमार्क रिटर्न। उसके अगेंस्ट फ्रैंकलिन ने 25.98% का परफॉर्मेंस दिया है और ICICI ने 23.91% का परफॉर्मेंस दिया है। अब बात करें, ये काफी बेहतर दिख रहा है। बात करें कि क्या हमें, जो अंतिम बातें हैं, क्या हमें कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए? फ्रेंड्स, नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड थीम जो है काफी अच्छा थीम है, लेकिन कंडीशंस एक ही है कि इसके जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी उस अपॉर्चुनिटीज को फंड मैनेजर प्रॉपरली इनकैश कर सके, और यदि वो इनकैश कर सकता है तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन यदि इनकैश नहीं कर सकता है तो इट इज टू एज स्वॉर्ड, दुधारी तलवार है, ये उसका उल्टा इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो अब बात करें कि इसमें फायदे भी हैं घाटे भी हैं, लेकिन यदि आपको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड का थीम पसंद आता है और आप सोचते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कंपेयर करेंगे जो फंड अभी लॉन्च हुआ है इसका फंड मैनेजर कैसा परफॉर्मेंस करेगा, स्पेशल अपॉर्चुनिटी थीम को किस हिसाब से हैंडल करेगा, ये हमें पता नहीं। दूसरे जो इसके कंपेयर करने के लिए 2 फंड फ्रैंकलिन और ICICI ऐसे फंड है जो टेस्टेड फंड है। इट इज बोथ द 2 फंड्स आर 5 इयर्स एंड मोर का पुराना फंड है और परफॉर्मेंस की बातें करें 5 इयर्स या 3 इयर्स की भी, तो बेंचमार्क से काफी बेहतर है। ऑलमोस्ट इट इज मोर देन 50% अधिक का रिटर्न उन्होंने बेंचमार्क के कंपेरिजन में दिया है। तो मेरे विचार से यदि हमें स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करें, ये तीनों में बेहतर लगता है, तो हमें टेस्टेड फंड जो फ्रैंकलिन और ICICI है, और इन दोनों में से मुझे फ्रैंकलिन विशेष पसंद आ रही है, तो क्यों नहीं हम टेस्टेड फंड में जाए इस कंपैरिजन में कि जो फंड अभी टेस्ट होना है उसको प्रूफ करना बाकी है उसमें जाए। तो मेरे हिसाब से इस NFO में इन्वेस्ट ना करें, और स्पेशल अपॉर्चुनिटी थीम यदि पसंद थीम आपको करना ही है तो आप बेहतर है कि फ्रैंकलिन के स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो आपका निर्णय कुछ और हो सकता है, ये मेरा निर्णय, इसलिए अंतिम निर्णय आप खुद लें। थैंक यू।